सो इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो अर्लियर डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या माने गए हैं, ये माने गए थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और किस फॉर्मूला को ये फॉलो करते हैं, CxH2O फॉर्मूला को ये फॉलो करते हैं। मतलब एक्स एंड वाई की कोई सर्टेन वैल्यू आपके पास होगी जो इस फॉर्मूले में आप डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू कितनी प्लेस करते हैं, 6 डालते हैं, तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा C6H12O6, जो बेसिकली कौन होता है, ग्लूकोज होता है। एंड ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की जनरल जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में चलती थी वो ये थी कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं, ये हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, और किस फॉर्मूले को ये फॉलो करते हैं, CxH2O फॉर्मूला फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि ग्लूकोज हमारे पास इसका क्या है, एग्जाम्पल है। बट ये डेफिनेशन एक्चुअली में वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एग्जांपल हो इथेनोइक एसिड का, तो इथेनोइक एसिड को वी कैन राइट लाइक दिस C2H4O2। इथेनोइक एसिड को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो इस फॉर्मूले में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाती है। अगर आप x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 2 प्लेस कर दो तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, C2H2O की ट्वाइस विच इज़ बेसिकली C2H4O2। तो ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट मीन्स हमारे पास इथेनोइक एसिड है, ये भी इस फॉर्मूले को क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, एक्चुअली में इसमें कुछ एरर है, उसमें कुछ गड़बड़ है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज रेमिनोज। रेमिनोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O5, एंड दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यील्डेड बाय यूजिंग एनी वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। किसी भी एक्स और वाई की वैल्यू के लिए आप इस फॉर्मूले तक नहीं पहुंच सकते, फॉर्मूला बनाना इम्पॉसिबल है। इवन दो इस फॉर्मूले के अंदर ये फिट नहीं हो रहा है, स्टिल ये हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन स्टार्टिंग में क्या बोलेगी, हाइड्रेट होने चाहिए कार्बन के, और इस फॉर्मूले को वो इजीली फॉलो कर लें। एग्जांपल में ग्लूकोज हमने यूज़ कर लिया, बट पता लगा बाद में कि जो इथेनोइक एसिड है, रेमिनोज है, वो इस फॉर्मूले को वेरीफाई नहीं कर रही हैं। सो हमारे पास एक नई डिफाइन को पुट फोर्थ किया गया, जिसके थ्रू हमने किसको डिफाइन किया है, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया है। नाउ हाउ टू डिफाइन अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये देखा गया कार्बोहाइड्रेट के पास क्या होते हैं, मल्टीपल OH होते हैं। मल्टीपल OH ये कैरी कर रहा होता है। इसके अलावा इसके पास एक कार्बोनिल ग्रुप होता है विच कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन। एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इन जनरल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो अगर आपके पास मल्टीपल OH हैं, एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ऑप्टिकली एक्टिव आपका सिस्टम है, तो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में डाला जाता है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो नई डिफाइन करंटली रन कर दी है वो डिफाइन होती है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स कहने का मल्टीपल OH कैरी कर रहे होते हैं, और कार्बोनाइल ग्रुप ये कौन सा कैरी कर सकते हैं, या तो एल्डिहाइड कैरी कर सकते हैं या कीटोन कैरी कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है, यहाँ बस कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसका आप क्या परफॉर्म करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, एंड हाइड्रोलिसिस करने पर इस टाइप की यूनिट्स बन जाती हैं। कौन सी यूनिट्स, जो क्या कैरी कर रही हो, मल्टीपल OH, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। इस टाइप की यूनिट्स अगर बनती हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और दोज कंपाउंड्स विच कैन प्रोड्यूस सच यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सुक्रोस है विच इज C12H22O11। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, किस मीडियम में करना होता है, एसिडिक मीडियम में करना होता है, तो ये जो हमारे पास सुक्रोज का मॉलिक्यूल होता है, ये दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, और पहला मॉलिक्यूल हमारे पास कौन होता है, ग्लूकोज होता है, और सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, हमने यूज़ किया था सुक्रोज, और सुक्रोज का किया हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको जो दो यूनिट्स मिली हैं वो हमारे पास क्या है, उसमें से एक हमारी ग्लूकोज है और सेकंड यूनिट हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है। दिस इज फ्रक्टोज। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन। हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो 3 बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन करने के। पहला बेस जो हमारे पास होता है वो हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है उसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, तो हाइड्रोलाइज होकर वो कितने यूनिट्स में ब्रेक होता है या ब्रेक नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा।
तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस वो होती है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सबसे सिंप्लीफाइड यूनिट हैं। तो उनको हाइड्रोलाइज करने पर आपको कोई भी सिंपलर यूनिट नहीं मिलती है। वो हमारे पास क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड राइबोज। ये हमारे पास क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 to 10 यूनिट्स फॉर्म करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। 2 से 10 यूनिट्स बनाते हैं मोनोसैकेराइड की, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक ओलिगोसैकेराइड होता है। तो अगर वो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, लैक्टोज है। लैक्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें 2 रिजल्ट मिलते हैं, एक होता है ग्लूकोज और सेकंड हमारे पास होता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज वो कार्बोहाइड्रेट है, वो ओलिगोसैकेराइड है जो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। फर्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, और सेकंड यूनिट हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज है। तो लैक्टोज इज डाइसैकेराइड। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हमारे पास होता है माल्टोज शुगर। तो माल्टोज को अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं ग्लूकोज के। तो ये हमारे पास होते हैं डाइसैकेराइड्स। नाउ ये जो 2 यूनिट्स हमारी फॉर्म होती हैं, दीज यूनिट्स कैन बी डिफरेंट और सेम, डिपेंड करता है किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर हम बोलते हैं कि 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्राइसैकेराइड बोल देंगे, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है रेफिनोज। रेफिनोज इज एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राइसैकेराइड। एग्जाम्पल याद रखना है, बस ब्रेक होके क्या बनाता है वो हमें स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड हमारे पास होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट बनाते हैं हाइड्रोलाइज होने पर। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है स्टार्च हो गया, या सेलुलोस हो गया, या ग्लाइकोजिन हो गया। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलाइज होने के बाद एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते हैं किसकी, मोनोसैकेराइड्स की। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन था बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस। सेकंड क्लासिफिकेशन का जो बेस हमारे पास होता है वो होता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्वीट इन टेस्ट होता है तो उसको हम लोग शुगर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या होते हैं, जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सुक्रोस, कि हमारे घर में जो शुगर है उसको सुक्रोस बोलते हैं। तो सुक्रोस हो गया, या जो मिल्क में शुगर होती है इसका नाम क्या होता है, लैक्टोज। ये हमारे पास क्या होती है, स्वीट इन टेस्ट वाली शुगर्स होती हैं। सेकंड हमारे पास नॉन शुगर्स हैं, और नॉन शुगर्स जो होते हैं वो टेस्ट करने में स्वीट नहीं होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास हो गया स्टार्च हो गया, या हमारे पास सेलुलोस हो गया। ये किसके एग्जांपल होते हैं, नॉन शुगर्स के एग्जांपल होते हैं। क्लियर। थर्ड जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो उनके रिड्यूसिंग नेचर पर होता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसमें क्या होता है, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। दैट मीन्स वो ईजिली किसको रिड्यूस कर सकते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को ईजिली वो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है वो फ्री होता है रिएक्ट करने के लिए, इसलिए टेस्ट कैसा मिलता है आपको, पॉजिटिव मिलता है ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। अब इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे एग्जांपल हो गया माल्टोज। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा लैक्टोज। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज। सेकेंड कैटेगरी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाम से ही पता लग रहा है ये फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकती हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। अब क्यों ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है वो बॉन्डेड स्टेज पे होता है, इसलिए टेस्ट आपको कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है सुक्रोज। ओके। नेक्स्ट है जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं किस बेसिस पर, कि कितने कार्बन वो कैरी कर रहा है और किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप वो कैरी कर रहा है। तो अगर कार्बन काउंट हमारे पास 3 है या 4, 5, 6 या 7 होती है, तो इसके लिए जो जनरल टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, 3 के लिए होती है ट्रायोज, 4 के लिए होती है टेट्रोज, 5 के लिए होती है पेंटोज, 6 हमारे पास होता है हेक्सोज,
और 7th हमारे पास होता है हेप्टोस। ये इनकी जनरल टर्म्स है बेस्ड अपॉन कार्बन काउंट। नाउ अगर आपके पास 3 कार्बन है तो उसको ट्राइओस बोलना है, और अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप कैरी कर रहा होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो ट्राइओस हो जाएगा। लाइकवाइज 4 वाले का नाम क्या हो जाएगा, एल्डो टेट्रोज हो जाएगा। इस तरीके से आप सबके नेम लिख सकते हैं। और कीटोन हमारे पास होगा तो जस्ट हमें क्या कर देना, आगे कीटो डाल देना है। तो फर्स्ट क्या बन जाएगा आपके पास, कीटो ट्राइओस बन जाएगा। सेकंड हमारे पास कीटो टेट्रोज बन जाएगा, फिर कीटो पेंटोज एंड कीटो हेक्सोस। इस तरीके से हम लोग इनकी पूरी की पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। जो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट हमें स्टडी करना है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, एक एल्डो हेक्सोज होता है। एल्डो हेक्सोज का मीनिंग क्या होता है, जो एल्डो होता है वो ये सजेस्ट कर रहा है या बता रहा है कि इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। CHO मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। हेक्सोज मतलब टोटल कितने कार्बन कैरी कर रहा है, ये 6 कार्बन कैरी कर रहा है। तो ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोज होता है और उसका दूसरा नाम क्या होता है, डेक्सट्रोज भी होता है। ये स्टार्च और सेलुलोज का क्या होता है, मोनोमर होता है। अब इसकी प्रिपरेशन हम 2 कंपाउंड से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास सुक्रोज होता है। ये फॉर्मूला सुक्रोज का होता है C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। सुक्रोज का हम करते हैं हाइड्रोलिसिस H+ आयन की प्रेजेंस में। तो सुक्रोज जो होता है वो ब्रेक हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, जिसमें से एक मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज होता है और सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। क्लियर। तो सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ आयन की प्रेजेंस में। तो सुक्रोज जो होता है वो 2 यूनिट्स में ब्रेक हो जाता है। फर्स्ट यूनिट हमारे पास ग्लूकोज होती है और सेकंड यूनिट हमारे पास फ्रक्टोज होती है। सेकंड कंपाउंड हमारे पास स्टार्च है। तो स्टार्च बेसिकली क्या होता है, ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। तो ये स्टार्च है C6H10O5 की आपने n यूनिट्स लिए हैं, तो ये आपके पास स्टार्च होता है। प्रोसेस सेम है, आपको वाटर के प्रेजेंस में क्या कर देना है, H+ डाल के हाइड्रोलिसिस कर देना है। तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। तो ग्लूकोज फॉर्म करने के हमारे पास 2 कंपाउंड होते हैं, सुक्रोज एंड स्टार्च। दोनों का हमें क्या परफॉर्म करना है, हाइड्रोलिसिस H+ आयन की प्रेजेंस में। तो रिजल्ट में क्या मिल जाता है, हमें ग्लूकोज मिल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है और इस स्ट्रक्चर बेसिकली किसके थ्रू बनाया गया है, ये फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू बनाया गया है। फिशर प्रोजेक्शन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक CHO फंक्शनल ग्रुप है जो टॉप पे प्रेजेंट होता है, उसके साथ एक CH2OH जो बॉटम पे प्रेजेंट होता है, और एडिशनल टू दिस आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल OH वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो एल्डिहाइड है, मतलब ये जो कार्बन है CHO वाला, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन हुआ, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये हमारे पास सिक्स्थ कार्बन है। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, हमारे पास 12 हैं, और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, हमारे पास 6 हैं। तो एविडेंस क्या है कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या करता है, मैच करता है, विच इज C6H12O6। सेकेंड एविडेंस हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है बिल्कुल ओपन चेन स्ट्रक्चर, या किसी भी टाइप की कोई ब्रांच वगैरह प्रेजेंट नहीं है। तो इसका एविडेंस हमारे पास क्या है, जब हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं HI की प्रेजेंस में, तो ये रिजल्ट में क्या बनाता है, N हेक्सेन बनाता है, विच इज़ अ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली होगा क्या, जब रिडक्शन की प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं तो रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या अटैच कर देना है, आपने हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं। लाइकवाइज यहाँ से आपका OH रिमूव हो जाएगा, इसके प्लेस पे आपको एक H अटैच कर देना है, और यहाँ से आपका OH रिमूव हो जाएगा, इसके प्लेस पे भी क्या अटैच कर देना है, आपको H अटैच कर देना है। तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, CH3, CH2 की 4 यूनिट्स, अगेन CH3। तो ये हमारे पास क्या होता है, N हेक्सेन होता है। तो N हेक्सेन ये प्रूव कर रहा है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है उसके पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, किसी टाइप की ब्रांचिंग वगैरह यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट एविडेंस हमारे पास है, अगर हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करवाते हैं या हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो बेसिकली क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करने पे ऑक्साइम बन जाता है, और HCN से रिएक्शन करने पे साइनोहाइड्रिन बन जाता है। ये जो रिएक्शन यहाँ पे गिवन है ये कार्बोनिल ग्रुप को क्या करते हैं, डिटेक्ट करने का काम करते हैं। डेट मीन्स अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी ये दोनों रिएक्शन देंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये प्रूव कर रहा है कि अगर रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर। तो हमारे पास क्या हो गया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमने क्या ऐड कर दिया है, NH2OH विच इज़ हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जो हाइड्रोक्सिल अमीन है वो कहाँ पे जाके ऐड होगा, CHO पे आके ऐड होगा, मतलब कार्बोनिल कार्बन पे आके ऐड होगा, और क्या फॉर्म कर लेगा, एक ऑक्साइम फॉर्म कर लेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये ऑक्साइम है, और NH2OH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइम बना रहा है। लाइकवाइज जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और एक एडिशनल प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ना ये जो ऑक्साइम साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन है एक्चुअली में क्या प्रूव कर रही है, ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को क्या कर रही है, प्रूव कर रही है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप वो कैरी कर रहा है। अब वो कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके लिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एविडेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसका, ग्लूकोज का, तो रिजल्ट में क्या बनती है, ग्लूकोनिक एसिड बनती है। ये जो ब्रोमीन वाटर हमने लिया है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कैसा एजेंट होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, CHO है, दैट मीन्स ये एल्डिहाइड है। तो ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे पास जो OH है वो कैसे रहते हैं, आपके रिमेन रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है विच इज़ ब्रोमीन वाटर। तो ये सिर्फ क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी है, अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो रिजल्ट में आता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट होता है ये प्रूव करता है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 5 OH प्रेजेंट है, ठीक है। और क्योंकि एक स्टेबल कंपाउंड है जिससे क्या प्रूव होता है कि जो 5 OH हमारे पास है वो 5 डिफरेंट कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। डेट मीन्स जो आपके पास पेंटा एसिटेट फॉर्म हो रहा है वो पेंटा एसिटेट जो है उसमें जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ OH के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, पेंटा एसिटेट बन रहा है, मतलब एसिटेट ग्रुप जो है वो 5 जगह पर जाके ऐड हो रहे हैं। तो वो ऐड कहाँ पर होता है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो OH की जगह पर ही क्या होता है, आपका जो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है जाके अटैच हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन हमने यहाँ किया है उस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या है, जो हमारे पास ये OH थे ये सारे के सारे OH क्या करे होंगे, रिप्लेस कर दिए गए होंगे किसके थ्रू, एसिडेट के थ्रू। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 4 एसिडेट आ जाएंगे जो हमारे पास इस यूनिट्स के थ्रू आए होंगे और एक एसिडेट आएगा जो आपके पास इस यूनिट के OH के थ्रू आया होगा। दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग अ पेंटा एसिटेट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। एंड ग्लूकोज पेंटा एसिटेट इज प्रूविंग दैट कि हमारे पास क्या है, अगर 5 एसिडेट ग्रुप आए हैं इसका मतलब 5 OH हैं और ये पाँचों के पाँचों OH क्या हैं, अलग अलग कार्बन के साथ क्या है, अटैच है। तो ये प्रूव करता है कि हमारे पास क्या है, 5 OH यहाँ पे कन्फर्म है। नेक्स्ट भी है, अगर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं लाइक HNO3, तो वो क्या करता है, CHO फंक्शनल ग्रुप हो चाहे हमारे पास ये CH2OH वाला फंक्शनल ग्रुप हो, दैट मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये इनको क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर सकता है, COOH फंक्शनल ग्रुप में, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर सकता है। नाउ CHO तो काफ़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि CHO ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। बट जो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होती है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद कहाँ जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाती है। इसका मतलब हमारे पास जो 5 OH यहाँ प्रेजेंट थे उस 5 में से सिर्फ एक OH ही हमारे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल वाला OH है, ठीक है। तो ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ फॉर्म हुई है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, सिकैरिक एसिड होता है। ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। क्योंकि हमारे पास क्या बना है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनी है, दैट मीन्स 2 COOH आपके पास फॉर्म हुए हैं। तो एक तो क्लियर है कि वो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हुआ होगा, तो दूसरा जो COOH है वो कहाँ से आया है, इस 1 डिग्री अल्कोहल के कन्वर्जन से आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल मिला के 6 एविडेंस होते हैं जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि वो कार्बोनिल ग्रुप कैरी कर रहा है। कार्बोनिल ग्रुप है तो कौन सा है, एल्डिहाइड है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैरी कर रहा है, किस टाइप के हाइड्रोक्सिल हैं, अलग अलग कार्बन पे लगे हैं। लास्ट वाला जो हाइड्रोक्सिल है वो 1 डिग्री हाइड्रोक्सिल होता है। इस तरीके से बहुत सारे एविडेंस हमारे पास हैं जो प्रूव करते हैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर इज राइट, ओके। नेक्स्ट भी है ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो ग्लिसरल एल्डिहाइड के पास क्या होता है, एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है या एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है। दैट इज़ वाई इसके पास क्या होती है, 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म होती है, 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होती है प्लस ग्लिसरल एल्डिहाइड, दूसरी है माइनस ग्लिसरल एल्डिहाइड।
नाउ ये जो प्लस एंड माइनस जो हमने इनएंशियोमेरिक फॉर्म बनाई है वो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रही है, प्लस फॉर्म ये रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइट को ये मॉलिक्यूल कहाँ रोटेट करवा सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा सकता है, और माइनस यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि जो ये मॉलिक्यूल है ये लाइट को किस तरफ रोटेट करवा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करवा सकता है। तो लाइट जो है वो दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती है तो वो प्लस वाला आइसोमर होता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो वो हमारे पास माइनस आइसोमर होता है। ना हमारे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो ग्लिसरल एल्डिहाइड के इस टाइप के स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करता होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। अगर कोई कंपाउंड प्लस आइसोमर से सिमिलरिटी दिखाता है तो उसको डी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करी जाती है, और अगर वो माइनस आइसोमर के साथ क्या होता है, रिलेट होता है, तो उसको हम एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज की दो फॉर्म है, एक डी वाली फॉर्म और एक एल वाली फॉर्म है। नाउ लेफ्ट साइड में जो मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किया है वो डी कॉन्फ़िगरेशन का है, और जो राइट साइड में मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है वो एल कॉन्फ़िगरेशन का है। अब डी और एल का हमने डिसीजन कैसे लिया है, हम बार बार ग्लिसरल एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से तो कंपेयर करेंगे नहीं, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमें हमेशा कार्बोहाइड्रेट का फिफ्थ कार्बन देखना है, और उस कार्बन में जो अटैच OH है उसकी पोजीशन आपको चेक करनी है। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो ये जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे कार्बन है इसको आपने चेक करना है। अगर फिफ्थ नंबर पे जो कार्बन है उसका जो OH है अगर वो राइट साइड पर होता है, राइट हैंड साइड पर होता है तो वो कॉन्फ़िगरेशन डी मानी जाती है। एंड अगर हमारे पास जो फिफ्थ कार्बन का OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। ठीक है, तो OH अगर फिफ्थ कार्बन का राइट हैंड साइड में है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर रहा है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है फिफ्थ कार्बन का OH तो वो एल कॉन्फ़िगरेशन कैरी कर रहा है। नाउ वी हैव टू स्टडी द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन है या जो थॉट है वो कैसे आया कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बिहेवियर होते हैं ग्लूकोज के जो उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। जैसे एग्जांपल के लिए, इवन दो ग्लूकोज के पास एक CHO फंक्शन ग्रुप है बट स्टिल ये DNP टेस्ट नहीं देता, स्किफ टेस्ट नहीं देता, या NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, विच इज़ अ ट्रेडमार्क रिएक्शन फॉर अ फ्री CHO का ये ट्रेडमार्क होता है कि वो क्या करेगा, DNP टेस्ट देगा, स्किप टेस्ट देगा, या NaHSO3 के साथ वो रिएक्शन दिखाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पेंटा एसिडेट बनाया था ग्लूकोज का वो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब इसके पास कोई फ्री CHO नहीं है। CHO जैसे हम सोच रहे थे कि वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो ग्लूकोज का पेंटा एसिडेट हमने फॉर्म किया था वो गारंटीड किससे रिएक्शन करता, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करता। तीसरा जो बिहेवियर है वो ग्लूकोज की दो आइसोमेरिक फॉर्म होती है, एक अल्फा फॉर्म होती है, दूसरी बीटा फॉर्म होती है। ये जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म हमारे पास होती हैं वो किसके थ्रू आती हैं, अल्फा फॉर्म आती है जब हम क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं ग्लूकोज का और 303 केल्विन पे इसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं। नाउ बीटा फॉर्म में कैसे मिलती है, जब हम लोग क्या करते हैं, हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं ग्लूकोज का और 371 केल्विन पे इसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं, तो हमें अल्फा एंड बीटा फॉर्म मिलती है। तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास ये जो बिहेवियर है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो हमें एक दूसरे स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है जिसमें ग्लूकोज क्या होता हो, साइक्लाइज होता हो। ना हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, O पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर यहाँ से आपने जाना है फिफ्थ कार्बन के पास, तो एक कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4 एंड 5। फिफ्थ कार्बन के पास जाना है। फिफ्थ कार्बन के पास जो O है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और जो हाइड्रोजन है वो कैसा चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो पॉजिटिव वाली जो यूनिट है वो नेगेटिव की तरफ जाएगी और नेगेटिव वाली यूनिट कहाँ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये किसके पास चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास चला जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन था ये सिंगल बॉन्ड में अटैच हो जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होके O के पास गया है वो H के फॉर्म में जुड़ जाएगा, और ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, इस फिफ्थ पोजीशन पे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी उसके साथ क्या करेगा, ये रिंग फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास रिंग बनती है। फिफ्थ कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो जाएगा ऑक्सीजन के पास, एंड जो ऑक्सीजन है वो किससे बॉन्ड बनाएगा, कार्बोनिल कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा करने पर ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, साइक्लाइज हो गया। नाउ ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, इस बॉन्ड फॉर्मेशन ने इस कार्बन को क्या बना दिया,
कायरल कार्बन बना दिया, इसलिए हमारे पास दो फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम OH को राइट हैंड साइड में देखते हैं, जो हमारे पास साइक्लाइज्ड होके जो CHO वाला पार्ट था साइक्लाइज हुआ फिफ्थ कार्बन के OH के साथ, तो अगर आप उस एसिमेट्रिक कार्बन पे जो हमारा फर्स्ट कार्बन है वो एसिमेट्रिक हो जाएगा, दैट मीन्स वो कायरल हो जाएगा। तो अगर उस कायरल कार्बन पे जो OH है वो राइट हैंड साइड पे लगा होता है तो उस फॉर्म का नाम क्या होता है, अल्फा फॉर्म होता है। तो दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने किसका बनाया है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है। क्लियर है। अभी अल्फा फॉर्म क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो OH है वो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में लगा है। ना साइक्लाइजेशन तो आपने वैसे ही करनी है जैसे आप करते आ रहे हो, ये हमारी साइक्लाइजेशन हो गई। सिर्फ हमारे पास डिफरेंस कहाँ रहा है, OH की पोजीशन का डिफरेंस है। पहले वो राइट हैंड साइड पे लगा था, अब हम OH को कहाँ लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लगा सकते हैं, तो H आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो ये जो फॉर्म हमने बनाई है फॉर्म कौन सी होती है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज की होती है। तो हमारे पास दो फॉर्म है अल्फा एंड बीटा। अल्फा फॉर्म कैसे आती है, जब OH कहाँ पर होता है, फर्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड में होता है, और बीटा फॉर्म कब आती है, जब OH कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ फर्स्ट कार्बन। एंड साइक्लाइजेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या है कि एक OH क्या करता है, CHO के साथ अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है, एक साइक्लिक हेमी एसिटल बनाता है। क्योंकि एक OH अटैच है कार्बन के साथ जो साइक्लाइज हो चुका है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हेमी एसिटल बोल रहे हैं। क्लियर है। तो एक OH CHO के साथ साइक्लाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, एक साइक्लिक हेमी एसिटल बनाएगा। और कौन सा OH इस साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, फिफ्थ कार्बन का OH यहाँ पर क्या होता है, साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है। नाउ इशू है कि हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए भी कुछ रिस्पेक्टिव रिएक्शन जो ये प्रूव कर रहे हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर रखता है। हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो क्या प्रूव कर रहे हैं कि वो ओपन चेन नहीं हो सकता। इन रिएक्शंस को करवाने के लिए वो रिंग में ही होना चाहिए। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रिंग में प्रेजेंट है या ओपन चेन में प्रेजेंट है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो रिंग होती है और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। So the two cyclic form exist in equilibrium with open chain structure. ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ ये दोनों जो हमने फॉर्म बनाई है अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ किस में रहती हैं, इक्विलिब्रियम में रहती हैं। हो रहा है क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं फिशर प्रोजेक्शन से, इसको हम एक और प्रोजेक्शन के थ्रू बनाएंगे। इसको हॉवर्थ फॉर्मूला कहते हैं या हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। उसके थ्रू अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाएंगे और बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनाएंगे। ना ये जो स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया है इसमें जो OH है वो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। नाउ हमारे पास जो रिंग बनी है उसमें कितने कार्बन है और क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो टोटल हमारे पास 5 कार्बन है। हम काउंट कर सकते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ कार्बन है। और 5 कार्बन के अलावा हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन भी रिंग का पार्ट है। तो ये जो हमारे पास 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन की रिंग होती है ये पायरिनो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और उसको इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है। ये रिंग जो है प्लेन में है, तो एक बॉन्ड ऊपर की तरफ होगा प्लेन के और एक बॉन्ड नीचे की साइड है प्लेन के। तो हमें ऊपर क्या लिखना होता है और नीचे क्या लिखना होता है। तो हमारे पास जो फिशर प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है उसको लिखते हैं ऊपर की तरफ, और जो राइट हैंड साइड में होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं। अब कार्बन की पोजीशन कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। ठीक है। रिंग के 5 कार्बन और इसके साथ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। नाउ फिशर प्रोजेक्शन में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होता है फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, उसको लिखते हैं हॉवर्थ ने ऊपर की तरफ, और जो फिशर प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड पर होता है वो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में कहाँ जाता है, बॉटम पे जाता है। तो अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले एटम्स को देखें तो फर्स्ट कार्बन के पास क्या है, H है, सेकेंड कार्बन के पास भी H है, थर्ड कार्बन के पास OH है, देन हमारे पास फोर्थ कार्बन के पास H है, फिफ्थ कार्बन के पास भी H है और CH2OH है। ये हमारा फिफ्थ कार्बन है और इसके पास H भी है और CH2OH भी है। अब तो हम फंस गए कि हम ऊपर किसको लिखें, तो जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो बिटवीन CH2OH एंड H मॉलिकुलर मास ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली CH2OH का होगा। तो CH2OH कहाँ पर आ जाएगा, टॉप पर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो हाइड्रोजन बचा है कहाँ चला जाएगा, बॉटम पे चला जाएगा। हो रहा है क्लियर। अब जो भी हमारे राइट हैंड साइड में बॉटम पे लिखने हैं, तो फर्स्ट वाले पार्ट के पास OH है, सेकंड वाले के पास भी OH है, थर्ड वाले के पास H है, फोर्थ वाले के पास OH है, फिफ्थ वाले के पास H है और सिक्स्थ हमारे पास क्या है, CH2OH। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, अल्फा डी प्लस
ग्लूकोज पायरेनोज। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पायरेनोज। क्लियर है? ये हमारे पास होवर्ड प्रोजेक्शन है अल्फा फॉर्म की। नाउ अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में H आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड में OH आ जाए तो ये जो फॉर्म होती है फॉर्म कौन सी होती है? दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। नाउ ये तो हमें क्लियर है कि कार्बन नंबर 1 कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। हम हर कार्बन के क्या जानते हैं? पोजीशन जानते हैं। तो अगर हम फिफ्थ कार्बन पे देखें तो ये जो H और ये जो CH2OH है, इसमें हमें क्लियरली पता है कि CH2OH कहाँ लिखा जाएगा? टॉप पे लिखा जाएगा। तो H कहाँ जाएगा? बॉटम पे आ जाएगा। अब हम बाकी सारे OH और H को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला टॉप पर, राइट हैंड साइड वाला बॉटम पर। तो पहले आ जाएगा OH, बॉटम पे आ जाएगा H, देन वी हैड H, देन OH, देन OH, H, H, OH। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस फॉर्म दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज पायरेनोज। ये हमारे पास अल्फा एंड बीटा फॉर्म होती हैं। तो अगर हम अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को कंपेयर करें तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हर एक कार्बन पे सेम रहती है अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट कार्बन। यहाँ फर्स्ट कार्बन पे OH टॉप पर है और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे क्या है? OH बॉटम में है। तो अगर हमारे पास एक ही कार्बन में दैट मीन C1 पोजीशन पे डिफरेंस अराइज हो गया है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो सकती है। यहाँ पर जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? फर्स्ट कार्बन के लिए है। तो दोनों आइसोमर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं? एनोमर्स बोले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज एनोमर्स बिकॉज एनोमर्स बेसिकली क्या होते हैं? जहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा हो, सिर्फ एक कार्बन की पोजीशन क्या हो आपकी डिफरेंस हो, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। और किस टाइप के एनोमर्स हैं ये? कार्बन नंबर 1 की वजह से क्या बने? ये एनोमर्स बने हैं। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म इज एनोमर ऑफ ईच अदर एंड एनोमर्स को हम लोग डाइस्टीरियोमर्स भी कहते हैं। सेकेंड कार्बोहाइड्रेट जो हमें स्टडी करना है वो फ्रक्टोस है। फ्रक्टोस क्या होता है? कीटो हेक्सोज होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या करता है? मैच करता है, विच इज C6H12O6। डिफरेंस क्या है? फ्रक्टोज क्या है? कीटो हेक्सोज है। ग्लूकोज क्या होता था? एल्डो हेक्सोज होता था। कीटो हेक्सोज मीन्स कहने का इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फ्रक्टोज की फिशर प्रोजेक्शन है। ना ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर रखे हैं फिशर प्रोजेक्शंस हैं। और अगर हम फिफ्थ कार्बन को देखें तो फिफ्थ कार्बन के पास जो OH है वो कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पर है। हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? डी फॉर्म होती है। और एक ऐसा रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है, इसने नेगेटिव लगाया है और नाम क्या है इसका? फ्रक्टोस है। तो डी माइनस फ्रक्टोस का हमने क्या बनाया है? स्ट्रक्चर बनाया है। अगर हम इसकी मिरर इमेज ऑब्टेन कर लें तो इसकी मिरर इमेज को हम देखें तो मिरर इमेज में जो फिफ्थ कार्बन हमारे पास है उसका जो OH है वो कहाँ चला गया है? लेफ्ट हैंड साइड में चला गया है। तो मतलब कौन सी फॉर्म क्रिएट हो गई है? L फॉर्म बन गई है। और रोटेशन भी आपका रिवर्स हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। और मॉलिक्यूल कौन सा है हमारे पास? फ्रक्टोस है। क्लियर है? तो आपको ज़्यादातर फोकस किस पे करना है? डी वाली फॉर्म पे ही करना है, L वाली फॉर्म पे हमें कोई फोकस नहीं करना है। क्लियर? नाउ जैसे ग्लूकोज में साइक्लेशन टेक प्लेस करती है उसी सिमिलर वे में फ्रक्टोज में भी क्या टेक प्लेस करती है? साइक्लेशन टेक प्लेस करती है। हमारे पास जो फिफ्थ कार्बन होता है उस पे जो OH प्रेजेंट होता है वो हमारा किस में इन्वॉल्व होता है? साइक्लेशन वाली प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। कार्बनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसके साथ जाके कौन अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा? रिंग बना लेगा। और हमारे पास जो H है वो किसके पास चला जाएगा? O के पास चला जाएगा। तो क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा O के साथ H। तो ये जो CH2OH वाला ग्रुप है ये कहाँ पे आ सकता है? लेफ्ट हैंड साइड पे आ सकता है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा CH2OH। क्लियर? और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी? एक रिंग फॉर्म हो जाएगी, साइक्लेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से किससे बाउंड हो जाएगा? कार्बन के साथ आगे बाउंड हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो चुका है? साइक्लाइज हो चुका है। ठीक है, नाउ ये जो हमारे पास OH है ये इस वाले स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड पर आ रहा है। ये क्या हो सकता है? लेफ्ट हैंड साइड पर भी आ सकता है क्योंकि ये जो कार्बन हमारे पास बना है वो कार्बन कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। ठीक है, तो CH2OH कहाँ पर आ जाएगा? राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सेम वही है जैसे हमने ग्लूकोज में साइक्लेशन करी थी उसी सिमिलर वे में हम फ्रक्टोज में भी साइक्लेशन कर रहे हैं। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाके क्या हो जाएगा? साइक्लेशन वाली प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब OH हमारा राइट हैंड साइड पर होता है, जैसे हमारे पास OH यहाँ पे कौन सी साइड पर है? राइट हैंड साइड पर है, तो उस वाली फॉर्म का नाम क्या होता है? अल्फा फॉर्म होता है। तो ये बन जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफुरानोज। तो ये इसका नाम है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफुरानोज। और अगर हमारा OH लेफ्ट हैंड साइड पर होता है तो हमारे पास कौन सी फॉर्म जनरेट होती है? बीटा फॉर्म बनती है। तो हमें मिल जाएगा बीटा डी
माइनस फ्रक्टोफुरनोज। तो ये प्रोसेस हमारे पास है, कैसे हम साइक्लाइज करते हैं फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल को। नाउ अल्फा एंड बीटा फॉर्म की हम लोग क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं। कार्बन को नंबर कर लेते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन है। तो नंबर कर लेते हैं एक बार। ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन हो गया CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन है। देन हमारे पास ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स्थ कार्बन आ जाएगा विच इज़ CH2OH। ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन के बाद हमारे पास सेकंड कार्बन जो है उसके पास क्या है, OH है, बट वो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर है। तो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा OH और H, फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा H एंड OH, एंड फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये जो हमने बनाया ये हॉवर्ड प्रोजेक्शन है किसकी, अल्फा वाली फॉर्म की। ठीक है। लाइकवाइज जैसे हमने अल्फा बनाया हम बीटा भी बना सकते हैं। ना पहले कार्बन को नंबर कर लेते हैं। एक कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कार्बन नंबर 1 जो है वो राइट हैंड साइड पर है, तो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे की साइड लिखा जाएगा। दिस इज फर्स्ट कार्बन। देन वी हैव सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन के पास ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देन वी हैव थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, और ये हमारे पास सिक्स्थ कार्बन है। ठीक है, ये सिक्स्थ कार्बन है, दिस इज सिक्स्थ कार्बन। तो थर्ड कार्बन के पास क्या होगा, OH आ जाएगा ऊपर की तरफ, H आ जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ H आ जाएगा ऊपर, OH आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर आ जाएगा H फॉर्म। क्लियर है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, स्ट्रक्चर किसके लिए है, बीटा फॉर्म के लिए है। ना अगर हम अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को केयरफुली एनालाइज करें तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास सेकंड कार्बन है वहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रिवर्स हो रही है। अल्फा फॉर्म में CH2OH ऊपर आता है, बीटा फॉर्म में CH2OH नीचे आता है, अल्फा फॉर्म में OH नीचे आता है और बीटा फॉर्म में OH कहाँ आता है, ऊपर आता है। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सेम रहती है। तो हमें पता है कि इस टाइप के आइसोमर को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। और ये एनोमर्स किस वजह से बने हैं, बिकॉज ऑफ सेकंड कार्बन में जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का चेंज आ रहा है। तो C2 एनोमर्स इनको बोला जाएगा, एक दूसरे के क्या होते हैं, C2 एनोमर्स होते हैं। क्लियर है। तो C2 एनोमर्स का मीनिंग क्या है, C2 एनोमर्स का मीनिंग है कि हमारे पास जो अल्फा फॉर्म है और बीटा फॉर्म है फ्रक्टोज की, उसमें अगर हम चेक करें तो सेकंड कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिवर्स आती है। जो अल्फा फॉर्म में ऊपर होता है वो बीटा फॉर्म में कहाँ पर होता है, नीचे होता है। और इस टाइप के आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। और जिस कार्बन पे ऐसा हो रहा है उस कार्बन को आगे मेंशन करते हैं। तो दिस इज C2 एनोमर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड बेसिकली क्या होते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स क्या होती हैं आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, क्या करके, एक ऑक्साइड लिंकेज बना के और एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करके। तो उस टाइप की लिंकेज का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक डाइसैकेराइड कहते हैं। डाई मतलब दो, तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाकर अटैच हो जाती हैं, सिंगल यूनिट की तरह काम करती हैं, उस फॉर्म का नाम क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। नाउ फर्स्ट डाइसैकेराइड जो हमें स्टडी करना है वो सुक्रोस है। सुक्रोस किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, हमें यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज लेना होता है और बीटा डी फ्रक्टोज लेना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है एंड बीटा डी फ्रक्टोज का जो सेकंड कार्बन है, उनके बीच में क्या टेक प्लेस करेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टेक प्लेस करेगी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। और नीचे वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज लेना है और बीटा डी फ्रक्टोज लेना है। तो पहले हम अल्फा और बीटा फॉर्म में कार्बन को मार्क कर लेते हैं। तो अल्फा फॉर्म में ये जो कार्बन हमारे पास है ये फर्स्ट कार्बन है, और बीटा फॉर्म में फ्रक्टोज की ये जो कार्बन है हमारे पास सेकंड कार्बन है। तो हमें करना क्या है, अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। तो आपको वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से एलिमिनेट करना है, अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से और बीटा डी फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये वाली, यहाँ से आप OH ले सकते हैं, इधर से आप H ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वाटर बन के बाहर एलिमिनेट हो जाएगा और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर है। सो होगा क्या, जो फर्स्ट कार्बन है और जो हमारे पास सेकंड कार्बन है उसके बीच में कैसे लिंकेज आ जाएगी, एक
ऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या करती है, मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आपस में अटैच करती है। कैसे अटैच करती है, एक यूनिट से OH निकालते हैं और दूसरी यूनिट से हम क्या निकालते हैं, H निकालते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट से हमने OH निकाला तो सेकंड यूनिट से हमने क्या विड्रॉ कर लिया, H को विड्रॉ कर लिया, तो क्या बचा, सिर्फ O बचा हमारे पास। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ये O के साथ क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, मतलब एक ऑक्साइड लिंकेज बन गई है। और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसका है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर है ना। कुछ पॉइंट याद रखने हैं रिगार्डिंग सुक्रोज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सुक्रोज क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है। बट जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब भी हम किसी डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने मोनोसैकेराइड जिससे मिलके वो बना होता है उसमें वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो अगर हम क्या करते हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें इक्वल अमाउंट में क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज मिलेगा और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज मिलेगा। तो सुक्रोज का जब हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो आपको क्या मिला, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। तो हमें लग रहा है कि जो हमारा मिक्सचर है वो क्या हो जाना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि 50% मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को राइट साइड रोटेट कर सकते हैं और उसी रोटेटेड लाइट को 50% मॉलिक्यूल कहाँ रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर सकते हैं। बट जब मिक्सचर को हम एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मिक्सचर है वो कैसा निकलता है, लीवो रोटेटरी निकलता है। अभी लीवो रोटेटरी क्यों निकलता है, क्योंकि फ्रक्टोज की जो लीवो रोटेशन होती है वो मैथमेटिकली या मैग्नीट्यूड में क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, डेक्स्ट्रो रोटेशन से। मतलब फ्रक्टोज का जो लीवर रोटेशन निकलेगा वो हमेशा ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए रोटेशन क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सुक्रोज है वो जनरली क्या है, वो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है। बट जब हमने इसको क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, तो हाइड्रोलाइज होने के बाद जो हमारे पास मिक्सचर आया वो क्या है, वो लीवो रोटेशन दिखा रहा है। क्यों वो लीवो रोटेशन दिखा रहा है, क्योंकि फ्रक्टोज की जो लीवो रोटेशन होती है वो ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिनोमेना को इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। हमारे पास सुक्रोज किस नेचर का था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है। हाइड्रोलाइज करने के बाद इक्वल अमाउंट में हमें क्या मिला है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, तो मिक्सचर हमारे पास क्या निकलता है, लीवो रोटेटरी निकलता है, क्योंकि फ्रक्टोज का जो लीवो रोटेशन है वो ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से क्या निकलता है, ज़्यादा निकलता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो मिक्सचर होता है वो क्या हो जाता है, लीवो रोटेटरी हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इन्वर्जन ऑफ शुगर का मीनिंग क्या होता है, या फिर सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है बट हाइड्रोलाइज करने पर जो मिक्सचर है वो लीवो क्यों बन जाता है, एंड सोन किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन आपको फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट हमें स्टडी करना है माल्टोज। माल्टोज में क्या होते हैं, 2 यूनिट्स होती हैं किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की ही 2 यूनिट्स होती हैं। और लिंकेज किस किस के बीच में होती हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और सेकंड मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन, उसमें क्या टेक प्लेस करेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टेक प्लेस करेगी। ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है और यहाँ पर सिक्स्थ कार्बन है। लाइकवाइज ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। तो लिंकेज किस किस के बीच में है, C1 C4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर का एलिमिनेशन करेंगे। C1 पोजीशन सपोज हमने OH ले लिया तो हम C4 पोजीशन से क्या ले लेंगे, H ले लेंगे। किसका लॉस हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि हम लोग क्या कर चुके हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल से OH को निकाल चुके हैं और सेकंड मॉलिक्यूल से हम किसको निकाल चुके हैं, H को निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक O बचेगा और उस O के साथ ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में लिंक हो जाएंगे। तो ये हमारी C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ये स्ट्रक्चर किसका होता है, माल्टोज का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है लैक्टोज। और लैक्टोज कैसे बनता है, इसमें आपको चाहिए बीटा डी गैलेक्टोज चाहिए एंड बीटा डी ग्लूकोज चाहिए। अब बीटा डी गैलेक्टोज कौन है, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज है और सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का है। लिंकेज कहाँ करनी है, C1 लेना है, मतलब फर्स्ट कार्बन लेना है आपको बीटा डी गैलेक्टोज का। तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है बीटा डी गैलेक्टोज का, दिस इज फर्स्ट कार्बन। और हमें क्या करना है, C4 मतलब फोर्थ कार्बन लेना है बीटा डी ग्लूकोज का। तो ये फोर्थ कार्बन है बीटा डी ग्लूकोज का।
वाटर का रिमूवल करना है तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, OH ले लेंगे, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एक H ले लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, एक लिंकेज फॉर्म हो जाएगी, दोनों मॉलिक्यूल एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ये जो रिजल्ट बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। मिल्क शुगर होती है लैक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज कैसे बनेगा, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। पहला मॉलिक्यूल बीटा डी गैलेक्टोज का है, सेकंड मॉलिक्यूल बीटा डी ग्लूकोज का है। बीटा डी गैलेक्टोज का हमें C1 कार्बन यूज़ करना है और बीटा डी ग्लूकोज का हमें C4 कार्बन यूज़ करना है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे मॉलिक्यूल से H निकालेंगे। तो ऑक्साइड लिंकेज से दोनों मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो गए, तो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई और रिजल्ट में क्या फॉर्म हो गया, लैक्टोज फॉर्म हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी पॉलीसैकेराइड। नाम से पता लग रहा है पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में क्या हो रही होंगी, ज्वाइन हो रही होंगी। और किस लिंकेज से ज्वाइन हो रही होंगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से वो ज्वाइन हो रही होंगी। पहला पॉलीसैकेराइड जो हमें स्टडी करना है वो स्टार्च है। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं या 2 यूनिट्स होती हैं। पहले कंपोनेंट का नाम होता है अमाइलोज। अमाइलोज जो होता है उसमें सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में क्या होती है, ज्वाइन होती हैं, और C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो अगर हम मार्क कर लें तो यहाँ पास कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 1। ऐसे हमारे पास राइट हैंड साइड में कार्बन नंबर 4 होगा, और ये हमारे पास कार्बन नंबर 4 ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होंगे, कार्बन नंबर 1 प्रेजेंट होगा। तो हमें करना क्या है, C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस्टेब्लिश करनी है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं OH, यहाँ से उठा लेते हैं H, लाइकवाइज यहाँ से लेते हैं OH और यहाँ से हम उठा लेते हैं H। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लाइकवाइज यहाँ फॉर्म हो जाएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लाइकवाइज इस तरीके से इधर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही होगी, एंड इस तरीके से यहाँ पर क्या बन रही होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपकी फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर होता है, अमाइलोज का होता है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट लेते हैं, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से वो आपस में क्या होती हैं, अटैच होती हैं। सेकेंड कॉम्पोनेंट हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है, इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं, बट जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट तरीके से होती है। पहली अटैचमेंट तो सेम है C1 C4 की, ये चेन में अटैचमेंट होती है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, तो यहाँ से निकालेंगे हम OH और यहाँ से निकाल देंगे H। तो ये C1 C4 लिंकेज है, दिस इज C1 C4 लिंकेज। वैसे हमें क्या करना है, एक ब्रांच में लिंकेज करनी है C1 और C6 की। तो ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C6 है, ठीक है। तो C1 से निकाल दिया आपने सपोज OH, तो आपने C6 से क्या निकाल दिया, H निकाल दिया। तो यहाँ से भी किसका लॉस हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो गया। तो अटैचमेंट हो गया बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड 6th कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बट ये जो अटैचमेंट है वो किस में है, ब्रांच में है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप की ऑक्साइड लिंकेज है, और यहाँ हमारे पास इस टाइप की ऑक्साइड लिंकेज है, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे ऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी इस तरीके से। तो हमारे पास लीनियर फॉर्म में भी होते हैं और हमारे पास ब्रांच फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। लीनियर फॉर्म, ब्रांच फॉर्म दोनों के अंदर क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। स्टार्च का ये ऑलमोस्ट 80 से 85% क्या करता है, मेकअप करता है। और इसमें क्या होता है, 2 टाइप की लिंकेजेस होती हैं, एक हमारे पास चेन लिंकेज होती है, दूसरी हमारे पास ब्रांच लिंकेज होती है। चेन लिंकेज किस किस के बीच में होती है, C1 C4, और ब्रांच लिंकेज किसके बीच में होती है, C1 C6 के बीच में होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, स्ट्रक्चर किसके लिए था, अमाइलोज के लिए था। तो अमाइलोज में बेसिकली क्या होता है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और स्टार्च का ये ऑलमोस्ट 15 से 20% पार्ट क्या करता है, मेकअप करता है। क्लियर। लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट हमें स्टडी करना है पॉलीसैकेराइड में, वो सेलुलोज है। सेलुलोज में किसकी यूनिट आपस में ज्वाइन होती हैं, बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट आपस में ज्वाइन होती हैं, और लिंकेज किस किस कार्बन के बीच में होती है, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर शो होती है। तो एक बार अगर हम कार्बन को मार्क कर लें, कौन सा कार्बन कौन सा है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1, लाइकवाइज उसके आगे कार्बन नंबर 4 होगा, यहाँ कार्बन नंबर 4 है, लाइकवाइज उसके इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन नंबर 1 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनानी है C1 C4 के बीच में। तो ये हमारे पास C1 से निकाल दिया हमने OH, तो C4 से क्या निकाल देंगे, H, फिर से C1 से निकाल दिया OH, तो C4 से क्या निकाल देंगे, H निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या आ जाएगी, हमारे पास एक ऑक्साइड लिंकेज आ जाएगी, लाइक दिस।
एक ऑक्साइड लिंकेज हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से लिंकेज आगे भी इस तरफ भी रन करेगी और इस साइड भी रन करेगी, मतलब क्योंकि हमारे पास पॉलीसैकेराइड है तो बहुत सारी यूनिट आपस में ज्वाइन होती हैं। हमने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 3 यूनिट्स को ज्वाइन कर रखा है, वैसे ज्वाइन होने में बहुत सारी यूनिट्स ज्वाइन होती हैं। तो ये हमारे पास क्या था, सेलुलोज था, और ये रैपअप होता है हमारा बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट। सो दैट्स आर एप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।